ध्यान देना, मैंने बताया कि मौखिक रूप ध्वनि है, लेकिन उसका लिखित रूप क्या है? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। वर्ण वह चीज होता है जिसका खंड न हो, अखंड होता है वो, इसीलिए उसको अक्षर भी कहते हैं। अक्षर माने न क्षर, जिसका नाश न हो, टूटे न। अब इसी वर्ण से आपका वर्णमाला बनता है। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं फिर? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। कौन दो और होते हो? ड और ढ, बिंदी वाला नीचे, उसको लेकर के 52 है। उसको लेकर के 52 है, नहीं है। अभी हम लिख करके गिना देते हैं। हाँ, अब आपकी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि भाषा विशेषज्ञों के अनुसार या जो वैयाकरण हैं उनके अनुसार कुछ है, लेकिन सर्व प्रामाणिक की बात अगर किया जाए तो वो है वर्णों की संख्या 52। अगर आपको पेपर में, या तो देखो पेपर में पूछा जाएगा कि इनके अनुसार कितने वर्ण होते हैं, तो बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन यदि कहा गया कि केवल वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसका जवाब केवल और केवल 52 होगा। उसके अलावा 54, 53 नहीं होना है। वो क्या है 52? 52 वर्ण यहां देख लीजिए और मिलान कर लीजिएगा। सही है ना? और ये हो गए 11। स्वर की संख्या कितनी? 11। अब वर्ण जो व्यंजन है, इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 जो अक्षर है ये स्पर्श कहलाते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इसको कहते हैं वर्ग के हिसाब से। तो एक वर्ग में 5-5 अक्षर आ जाते हैं, 5 × 25। ये पांचों वर्गों के अक्षर जो है 25 होते हैं।
ये जो होता है अंतस्थ है और ये जो है ऊष्म है। इनकी संख्या 4 है और इनकी संख्या 4 है। यही आपके व्यंजन हैं, इतने बस 33 व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ और त्र ये संयुक्त है। क्या क्या कहाँ? फोर्टी क्या चीज? ये वाले नहीं, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4, इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ये संयुक्त है, ये द्विगुण है, ये अनुस्वार है और एक विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न तो व्यंजन है, इसी के लिए इसको अयोगवाह कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि न ये स्वर और न है न तो व्यंजन है, बल्कि दोनों के साथ ये रहता जरूर है, इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं दोनों को। तो व्यंजन हो गए 33, स्वर हो गए 11, 4 संयुक्त, 2 द्विगुण, 1 अनुस्वार और 1 विसर्ग। तो टोटल जोड़ेंगे तो 52 वर्ण आपके वर्णमाला में होते हैं, स्वर और व्यंजन को मिलाकर। यही वर्णमाला आपका है। अब कहीं कहीं स्वरों की संख्या 13 लिखी जाती है, ये बात की बात है, वहाँ पर नहीं जाना है। केवल आप ये जानें कि वर्णों की संख्या टोटल 52 है। अगर स्वर पूछा जाए तो उसकी संख्या 11 है और व्यंजन पूछा जाए तो उसकी संख्या 33 है। संयुक्त 4 हैं, द्विगुण 2 है, अनुस्वार 1 है और विसर्ग 1 है। यही आपकी वर्णमाला है। इसको स्वर कहते हैं। ये व्यंजन है, व्यंजन के भी विभाग बने हुए हैं। ये स्पर्श व्यंजन है, ये अंतस्थ है, ये ऊष्म है, ये द्विगुण है, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग। अब यही सारे व्यंजन विभिन्न विभिन्न भागों में बटे हुए हैं। इनका उच्चारण स्थान अलग होगा, श्वास के आधार पर, नाद के आधार पर, झंकार के आधार पर, सब कुछ के आधार पर इन्हीं को डिवाइड करके पूरा एक चार्ट बन जाता है लंबा। और सबको सबसे प्रश्न आते हैं, इसीलिए आपको इसको विधिवत ध्यान से पढ़ना है कि कैसे इसके डिवाइड होते हैं, कौन सा वर्ण, कौन सा उसका उच्चारण स्थान है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है। ये सारी चीज़ें एक श्रेणी के आधार पर, एक कैटेगरी के हिसाब से इसको पूरा बनाया जाता है। पूरा वर्ण 2 भागों में बटा हुआ है, स्वर और व्यंजन के आधार पर। अब उन वर्णों को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान के आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर पूरे व्यंजनों का, पूरे वर्णों का कैटेगरी बनती है, और प्रयत्न मतलब श्वास, प्रयत्न मतलब श्वास के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे मुख से हम उच्चारण करते हैं तो मुख के उच्चारण स्थान के 6 भाग हैं। कितने हैं? 6 भाग हैं। दांत, ओठ, कंठ, ताल, मूर्धा और नाक, नासिक के
ये 6 भागों से ये पूरे वर्ण जो है उच्चारित होते हैं। उच्चारण स्थान कितने हैं? 6। और इन 6 स्थानों से ये पूरे व्यंजन निश्चित होते हैं, निकलते हैं। अब इसके लिए इसमें संस्कृत वाले कोई हैं जो जिन्होंने संस्कृत लिया हो बीए में या पढ़ा हो संस्कृत, पढ़े हैं संस्कृत? आपको वो सूत्र पता होगा, उस सूत्र के आधार पर सारे व्यंजनों को डिवाइड कर देते हैं। आपको वो विसर्जनीय नाम का इचु ये सारा न को सवर्ण दीर्घ वो संधि का सूत्र है, उसकी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बताइए क्या चीज बता रहे हैं आपको? विसर्जनीय नाम कंठ। अगर हम एक सूत्र के आधार पर लिखे और उसके बाद वर्णों को क्या करते हैं, पूरा डिवाइड कर दे, बता देते हैं कि कौन कौन सा वर्ण कंठ का है, कौन सा तालु का है, कौन सा मूर्धा का है, कौन सा दांत का है। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 उच्चारण स्थान हमारे अंदर हैं, जिसको आपने शायद लिखा होगा, तो लिख लीजिए। कंठ, नाक, दांत, ओठ, मूर्धा और तालु। इन्हीं सूत्रों से सारे वर्णों का उच्चारण स्थान स्पष्ट हो जाएगा। एक एक करके समझिए और इसमें सारे वर्ण आ जाएंगे। अटु विसर्जनीय नाम कंठ। अ और आ दोनों। अ आ उ माने क वर्ग, पूरा क वर्ग आ जाएगा। 1 2 3 4 5, एक वर्ग में 5 5 वर्ण हैं। अकु क वर्ग, विसर्ग और ह, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसको समझिए पहले। अ आ का वर्ग, विसर्ग और है। आ का मतलब अ और आ दोनों।
अ आ क वर्ग क ख ग घ घ विसर्ग और ह, इतने उच्चारण स्थान, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब अगर इनमें से कोई आता है कि इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, जैसे पूछ लिया विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जवाब कंठ है। अपू विसर्जनीय नाम कंठ है। इस सूत्र को अगर आप याद कर लेंगे तो भूलेगा नहीं, वैसे ऐसे पढ़ेंगे तो बाद में भूल भी सकता है। इस हिसाब से समझिए, अ माने आ दोनों, क माने क वर्ग पूरा, ह माने ह और विसर्ग माने विसर्ग, ये लिखा पूरा। इतने से ही क्लियर हो जाएगा कि आपके ये सबके उच्चारण स्थान कंठ है। आ क वर्ग ह और विसर्ग, इसके उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अब वैसे इसको समझ लीजिए, ई चू या सा नाम तालु, ई दोनों ई आएंगे। च माने च वर्ग पूरा, च छ ज य और ये स, बड़ा सा जिसको तालब स कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान तालु है। ई च वर्ग य और स, इसका उच्चारण स्थान तालु। बात समझ रहे हैं ना? इचुए साराम तालु, ई च वर्ग य और स, इसका उच्चारण स्थान आपका तालव्य है, तालु। दूसरा ऋतु साराम मूर्धा, रि ट वर्ग र और स, इसका उच्चारण स्थान जिसको मूर्धन्य स कहते हैं, 3 स होते हैं, तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स। तो ये जो मूर्धन्य स है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। रि ट वर्ग र और स, इसका है मूर्धा। लितुल साराम दंतः, त वर्ग ल और स, इसका उच्चारण स्थान है दंत। तवर्ग ल और स, जिसको छोटा सा बोलते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। लितुल साराम दंतः, ल तवर्ग और स का उच्चारण स्थान दंत है। उपधमानिया नाम ओष्ठौ, उ पवर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। उपधमानिया नाम ओष्ठौ, उ पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। आप बोलेंगे तो इसको ओठ आपका दोनों टच करेगा, प फ ब भ म, ये पूरा पवर्ग आपके ओठ से उच्चरित होता है। वकार से दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ दोनों से होता है। व जो होता है वह दंत और ओष्ठ दोनों है, व दंत ओष्ठ। वकार से दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ। ए दैतो हो कंठ तालु, ए अय, यहां मतलब अलग अलग करेंगे। ए द माने ए और अय, इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ए अय, इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ओ दौतो कंठ ओष्ठ, ओ और औ, ओ औ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। और यमंगना नाम नासिका च, य म ङ ड़ और न, ये जो आपके ये हैं, इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान नासिका है।
जब अकु विसर्जनीय नाम कंठ से न का उच्चारण कंठ से हो जा रहा है तो यमर्णा नाम नासिका च कहने की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? अगर इस न का उच्चारण स्थान कंठ से है, क्योंकि अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इतने वर्णों का कवर्ग माने पूरे पांचों अक्षर आ गए और उनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये पंचमाक्षर को नासिका के अंतर्गत रखा गया। यद्यपि च छ ज और ये य इसका भी उच्चारण स्थान तालु है, इचु ये सारा नाम तालु इसका उच्चारण स्थान है, लेकिन यहाँ यमर्णा नाम नासिका इसको भी नासिका के अंतर्गत रखा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंठ भी है, कंठ से भी हो रहा है वो, और नासिका भी, दोनों बातें हो रही हैं यहाँ पर। न का उच्चारण स्थान सूत्र के अनुसार कंठ से है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ में कवर्ग पूरा आ गया, पांचों वर्ण आ गए, और फिर उस अंग को यहां पर भी रखा गया है, यमर्णा नाम नासिका च। ये नहीं समझ आ रहा है। यही मैं जानना चाहता हूं कि जिस वर्ण का उच्चारण स्थान एक बार कंठ से वहां हो रहा है ना, सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र के अनुसार इसका उच्चारण स्थान कंठ है कि नहीं है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ में कवर्ग पूरा आ गया, और कवर्ग में पांचों वर्ण होते हैं, और पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, तो उसमें ये भी तो आ गया, और जब ये आ गया तो ये यमर्णा नाम नासिका च, यहाँ पर इंग और ये अड़ अन्न और म का उच्चारण स्थान अलग से नासिका क्यों किया गया? जब ये अपने वर्गों के अनुसार कंठ, ताल, मूर्धा और दंत और ओष्ठ, ये पांचों जगह से ये उच्चरित हो रहे हैं, अपने अपने वर्गों में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इचु साराम तालु, ऋतु साराम दंता, ऋतु साराम मूर्धा, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तब ये पांचों वर्ण अलग से क्यों रखे गए और उसको कह दिया गया नासिका च? स्वर नहीं है भाई, अनुस्वार, ये अनुस्वार नहीं है, ये पंचमाक्षर है। अनुस्वार आपका ये है बिंदी, ये पंचमाक्षर है, अनुस्वार नहीं है। इसीलिए सूत्रकार ने यहां पर च लगा दिया। इसको ध्यान से देखिए, किसी का महत्व इसमें च लगा है। यमर्णा नाम नासिका च, कंठ के साथ साथ नासिका भी है, दोनों का उच्चारण स्थान इसका कंठ से भी है, नासिका से भी है, और नासिका से भी है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ से अंग का उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है, लेकिन नासिका भी है, और इसीलिए क्या लगा दिया कि और नासिका भी है। इन पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान आपका नासिक से भी है, ये है इसका मतलब। बस समझ में आ गई? पंचमाक्षर तो अपने वर्गों के अनुसार हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, लेकिन यहां पर ये पंचमाक्षर नासिका से भी है। बस समझ में आ गई? नासिका च मतलब और लगा दिया, कंठ के साथ और नासिका भी है। ये आपका उच्चारण स्थान रहा। इससे भी प्रश्न आपके पेपरों में आते हैं, और यह उच्चारण स्थान आप ऐसे अगर याद कर लें तो आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, और अगर ऐसे पढ़ेंगे तो बाद में फिर विस्मृत भी हो जाता है। और इसको समझना बहुत आसान है, सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, केवल याद कर लेना है। एक बार आप याद कर लेंगे फिर भूलेगा नहीं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ कहने से अब आपका सारा कुछ कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन सा भूल तो नहीं गए, इसमें एकदम क्लियर हो रहा है कि कौन कौन हो रहा है। आ हो रहा है, कवर्ग हो रहा है, अ हो रहा है, और विसर्ग हो रहा है, इसमें लिखा भी है अकु ह विसर्ग, यही इतना उच्चारण स्थान आपका कंठ से है। तो आपको ये भूलेगा भी नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। मान लीजिए च आ गया, आपको ये सूत्र याद है, इसमें इसका मतलब इसमें ये कंठ नहीं हो सकता, च के लिए दूसरा सूत्र है।
बात समझ रहे हैं? तो अगर आप इस सीक्वेंस में, इसीलिए इसको अगर आप याद करें, इसको लिख तो लीजिए ही, लिख लिए, ठीक। अ आ का वर्ग ह विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ई च वर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु है। री ट र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त और ल का उच्चारण स्थान दंत है। उ और उ पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। और यमर्णा नाम नासिका च न्य म न और न जो होता है उसका नासिका भी है। ये आपका उच्चारण स्थान। ये तो एक पार्ट हुआ वर्ण का उच्चारण स्थान। अब आता है प्रयत्न स्थान। प्रयत्न स्थान दो प्रकार से होते हैं। इसको हटाए कि लिख लिए हो? प्रयत्न स्थान दो प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर प्रयत्न के 7 प्रकार और बाह्य प्रयत्न के पुनः 2 भेद हैं। इसके भी पुनः 2 भेद हैं। और इसके भी 2 भेद हैं। वर्ण 2 भागों में हुआ, उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर आपने देख लिया 9 प्रकार के पूरे वर्ण रहे। और प्रयत्न भी 2 प्रकार से है, अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर 7 प्रकार से है। बाह्य भी पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है, नाद की दृष्टि से और वायु की दृष्टि से। नाद की दृष्टि से भी 2 भेद है, अघोष और घोष। और वायु की दृष्टि से अल्पप्राण और महाप्राण। इसी में सारे व्यंजन को फिट करना है। पहले अभ्यांतर प्रयत्न देख लीजिए। इसको हटा दें।
प्रयत्न क्या मतलब है? श्वास के आधार पर। अभ्यंतर माने पहले, बाह्य माने बाद। अब ये व्यंजन पूरे 7 भागों में बढ़ जाते हैं अभ्यंतर के आधार पर। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये चारों वर्ग के जो अक्षर हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनके बोलने से श्वास दोनों बगल से निकल जाती है। स्पर्श व्यंजन। च वर्ग, च, छ, ज, झ और य, इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में स्पर्श तो होता है, खास करके संघर्षण भी होता है, मतलब रगड़ के साथ निकलता है। च बोलेंगे तो रगड़ के साथ भी यह वर्ण जो है उच्चरित होता है, इसलिए स्पर्श के साथ साथ संघर्षण भी होता है, इसलिए स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन जो स है वह केवल संघर्षी है, केवल घर्षण से, श्वास नहीं इसमें मतलब है, इसमें केवल बात बोलने से क्या होता है, रगड़ के साथ यह जो है वर्ण उच्चरित होता है, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ल पार्श्विक व्यंजन है, क्योंकि दोनों बगल से आपके श्वास निकलती है बोलने से। ल बोलने से पार्श्विक माने पास से आपके मुंह के दोनों बगल साइड से ये सांस निकलता है, इसलिए ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि र बोलने से जीभ थोड़ा सा ऊपर लुढ़कता है। आप र बोल करके देखेंगे तो र का जो जीभ का नुकीला भाग है वो ऊपर जो है लुढ़कता हुआ होता है, इसीलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। ढ़ ढ़ ये उपक्षिप्त व्यंजन है। उपक्षिप्त माने होता है फेंका हुआ, उपक्षिप्त माने फेंका हुआ। ये दोनों वर्ण झटके से निकलते हैं, इसीलिए इसको उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। य और व वाला जो प्रश्न अर्धस्वर का है, ये पेपरों में ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्धस्वर व्यंजन कौन है। तो और य और व क्या है? अर्धस्वर। इनको अर्धस्वर कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इतना समझ में आ गई ये बात? ये रहा अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर पहले श्वास के आधार पर पहले वाले जो वर्ण हैं वो 7 प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं। यद्यप यहाँ पर आपने देखा 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन वर्णमाला में जो आपने लिखा है क, च, ट, त और प, ये पांचों 5 पचम 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन च को यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अलग करके स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत रखा जाता है। बाकी वो 4 आपके क, ट, त और प, ये आपके 5 कितना हो गया 20 वर्ण आपके पास वो स्पर्श व्यंजन है। च वर्ग आपका स्पर्श संघर्षी है, ऊष्म व्यंजन आपका केवल संघर्षी है, ल आपका पार्श्विक है, र जो है लुंठित है, ढ़ उच्छिप्त है, य व अर्धस्वर है। ये आपके अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण है। अब रहा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी आपके 2 भेद हैं, एक तो नाद की दृष्टि से, दूसरा वायु की दृष्टि से। तो नाद की दृष्टि से इसको हटाते हैं। नाद माने नाद, झंकृत, बोलने से आवाज में झंकार जो आती है उसके आधार पर वर्णों को अलग अलग बांटा गया। अघोष और घोष 2 आधार पर व्यंजन को बांटे गए। अब पूरे वर्णमाला में पहला, दूसरा
अब आपको घोष लिखना पड़ेगा। अघोष, घोष, जिसके बोलने में, जिसके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है उनको अघोष वर्ण कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, केवल श्वास का प्रयोग होता है, केवल श्वास का प्रयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। हो गया इतना? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, केवल श्वास का प्रयोग होता है, ऐसे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनमें से अब इसको देख लीजिए, वर्ग का पहला, दूसरा और स ये वर्ण अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा, दूसरा और पुष्प में केवल स बस इतने वर्ण। वर्ग का पहला, दूसरा और स और स। अब इसका मतलब इसको आप विस्तार कर सकते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष वर्ण होता है और उसके बाद स। ये अघोष वर्ण है। और दूसरा जो घोष वर्ण है, अब इसको लिख लीजिए, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। मतलब ये क्या चीज रहेगा? ना 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 ना, पहला, दूसरा, वर्ग का पहला, दूसरा, पहला क, दूसरा ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अरे हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या बता लेकिन हम जो समझाना चाहते हैं, प्रत्येक वर्ग का मतलब 5 वर्ण, और 5 वर्ण में मैंने क्या कहा, पहला और दूसरा, इसका मतलब वो अपने आप ऐसा नहीं करते हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये रहा। अच्छा, आपके कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे कर दें? नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये आप अपने समझ से आप लिख सकते हो, लेकिन ये कहने का मतलब ये था मेरा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अब वर्ग का मतलब अब ये क्लियर है किसका वर्ग ये है, तो क वर्ग में 5 वर्ण इस एंगल में चलेंगे ना, ये ऐसे चलेंगे। ये एंगल है का खा गा गा, और उसका जो है पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष वर्ण कहलाता है। अपने हिसाब से उसको वेरीफाई कर सकते हैं।
दूसरा घोष मैंने क्या लिखवा, जिन वर्णों के बोलने उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। रिपीट कर दें, कह तो रहे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, उसी को कहते हैं घोष वर्ण। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ह, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और ह, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब हो गया आपका य, र, ल, व। अब इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वर्ग का पहला दूसरा का मतलब आप ब्रैकेट में का लिख सकते हो, छ लिख सकते हो, ठ लिख सकते हो। यहाँ पर तीसरे, चौथे, पांचवे का मतलब है कि आप ग, घ, ङ, ज, झ, य, ये पूरा सीक्वेंस आप यहाँ पर ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ये ऐसे वर्ण को आप अपने हिसाब से वर्ग में देते। अब आपका अगला जो है इसको ऐसे समझने के लिए कंफ्यूजन ना हो, तो जैसे मैंने लिखवाया कि वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा मतलब अगर इसको आप ऐसे टेक्निकली समझें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहला क्या है, ये है और दूसरा ये है, ठीक। तो अगर आप अघोष में वो याद करने के लिए 12 याद कर लें, पहला दूसरा क, ख, 1 और 2, यहाँ पर आप 12 याद कर ले तो आपको 12 का मतलब हो गया पहला और दूसरा। घोष को याद करने के लिए 3, 4 और 5, 345 याद कर लें, और केवल यहाँ पर ऊष्म में याद कर लें और यहाँ अंतस्थ याद कर लें। तो 12 अघोष हो गया, 345 घोष हो गया। 345 क्या है? 3, 4, 5 वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण 345 मतलब ऐसा मैथमेटिकल नहीं है, ऐसे समझने के लिए आप 345 मत समझिए, तीसरा, चौथा, पांचवा समझिए। मैं तो ऐसे कह दिया कि टेक्निकली अगर आप ऐसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 12 और 345 याद कर लिए तो आपका घोष अघोष हो गया। अब अगला है वायु की दृष्टि से। दो पार्ट है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प माने छोटा, थोड़ा, प्राण माने वायु, थोड़ी वायु, ज्यादा वायु, उसी आधार पर वर्ण के विभाजन है। यहाँ पर वायु का मतलब बोलने में ज्यादा वायु निकलता है या कम निकलता है, इसका मतलब यहाँ पर ये है। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है वर्ग का पहला,
तीसरा, पांचवा। इसको पहले आप लिख लीजिए, प्राण क्या चीज है, महाप्राण क्या चीज है। प्राण से तात्पर्य वायु से है। अर्थात वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले, उसको अल्प प्राण कहते हैं। अल्प थोड़ा सा। तो यह हो गया वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और अंतर। पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतर, ये वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। लिख लीजिए इसको एक लाइन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकले, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म। ऊष्म का मतलब स स स। ख और घ कहने का मतलब ख और घ महाप्राण है, क ग न ये है अल्प प्राण। एक वर्ग में क ग और न ये अल्प प्राण हो गए, ख और घ क्या है, महाप्राण। इतना समझ में आ गया? उच्चारण स्थान समझ में आ गया? अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान वायु की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से, श्वास की दृष्टि से ग क्या है, इसको आप डिवाइड कीजिए, पूरा बताइए कि ग को क्या क्या रखा जाए। जैसे ग अक्षर आपको आ गया पेपर में कि ग क्या है, नहीं वर्ग तो क वर्ग में आ गया। अब उच्चारण स्थान इसका क्या है, अभ्यंतर प्रयत्न में क्या है, बाह्य प्रयत्न में क्या है, अल्प प्राण में क्या है, या मतलब वायु की दृष्टि में, नाद की दृष्टि में किस प्रकार से यह व्यंजन है। अब इसका एक अक्षर से आपको सारे अक्षर को डिवाइड करना है।
बात समझ, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आपको समझा दें, ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आकु विसर्जनम कंठ। अ कवर्ग, कवर्ग मतलब क ख ग आ गया उसमें, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। अभ्यंतर के आधार पर यह स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि अभ्यंतर में क वर्ग च को छोड़ करके ट, त और प, ये चार वर्ग जो है अभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्श व्यंजन मानते हैं। तो ग आपका क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन हो गया। नाद की दृष्टि से फिर घोष में है कि अघोष में है, तो पहला दूसरा आपका क्या था? अघोष, तीसरा चौथा पांचवा घोष। इसका मतलब क्या हो गया? घोष और अल्पप्राण। अब ये एक व्यंजन एक अक्षर का जो है ये जो है डिवाइड हुआ, ऐसे पेपर में प्रश्न में आता है। अब आपको केवल जरूरी नहीं कंठ उच्चारण स्थान पूछ ले, हो सकता है कि आपको ये पूछ ले, हो सकता है कि ये पूछे या ये पूछे, वायु की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से, झंकार की दृष्टि से और उच्चारण स्थान के आधार पर। ये प्रश्न कई प्रकार से बनेंगे, लेकिन आपका एक ही सीक्वेंस से सारे वर्ण क्लियर हो जाएंगे। कोई भी वर्ण होगा उसको आप इसी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कि द ले लिया, अब द को क्या करेंगे? द क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होगा? द का उच्चारण स्थान क्या है? लितुलसानाम दंतः। त वर्ग कहां पर है? दांत है। त वर्ग कहां है? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? भाई दंत है, इतना कंफ्यूजन में क्यों हो? त का उच्चारण स्थान दांत है, तो जाहिर सी बात है कि त वर्ग में भी तो द आता है, तो द का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। अब ये अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर क्या है? स्पर्श व्यंजन होगा। ये द है तो ये क्या होगा? घोष होगा। और ये अभी जो है अल्पप्राण। ऐसे सारे वर्णों का आप अपने हिसाब से अध्ययन कर सकते। एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण है, सारे स्वर अल्पप्राण होते हैं। पहले लिख लीजिए, अभी तो आपने व्यंजनों का कैटेगरी देखा, अब इसको शॉर्टकट में सीधा लिखिए, सारे स्वर अल्पप्राण होते हैं और सारे स्वर घोष वर्ण होते हैं। सारे स्वर अल्पप्राण और सारे स्वर घोष वर्ण होते हैं। अब आपका नाद के आधार पर, वायु के आधार पर स्वरों का भी विभाजन क्लियर हो गया, उसमें आपको खोजना नहीं है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ का क्या हो गया? अल्पप्राण घोष वर्ण। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, सिलेबिक। सभी स्वर अल्पप्राण, सभी स्वर घोष और सभी जो है अक्षरिक होते हैं। अक्षरिक मतलब अक्षर। और सभी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, इसमें कोई
मिलावट नहीं होता, सब स्वतंत्र स्वर होते हैं। जितने भी स्वर हैं सब स्वतंत्र उच्चारण किए जाते हैं। एक चीज यहाँ पर और जानना जरूरी है कि क, च, ट, त और प ये वर्ग के प्रथम अक्षर हैं। इसको टू, चू, टू, टू और पू वर्ग में माना जाता है। अब अगर आपको कुवर्ग मतलब कुवर्ग हो गया तो मतलब क वर्ग हो गया, कु, चू, टू, टू, पू। यह जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, क्योंकि आपने अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, इचू, ईसा नाम तालु, ऋचु, रुषा नाम मुर्दा, सब में क्या है पूछो टू को। इसको याद करने के लिए बड़ा आसान रहता है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के 5-5 वर्ण एक एक वर्ग में विद्यमान है। एक चीज और है, अनुनासिक, निरनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग को तो आपने व्यंजन में देख लिया। एक होता है अनुनासिक, जानते हैं अनुनासिक के बारे में? अनुनासिक क्या है? जिसको उच्चारण में नासिका से वायु या हवा जो है निकलता है या श्वास निकलता है, लेकिन निकलता तो अनुस्वार से भी, अनुस्वार के भी उच्चारण में होता है। अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ये 4 चीज जो है इसका भी कंफ्यूजन जो दूर कर लीजिए। अनुनासिक का जो पहचान है वो ये है, जैसे चांद लिखा होता चांद, तो चांद में अनुनासिक है। इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से होता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। यह अक्सर तद्भव वर्णों में पाए जाते हैं, तत्सम में नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि तत्सम क्या है, दंत क्या है, तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव बनेगा दांत बनेगा, और दांत में आपका अनुनासिक आ जाता है। अनुनासिक अक्सर प्रायः तद्भव शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। इसका उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है। निरनुनासिक जिन वर्णों का स्वभावतः हम वर्ण उच्चारण करते हैं वही निरनुनासिक है। जैसे इधर, उधर, आप, इधर, कहाँ, कैसे, ये सब जो वर्ण है ये निरनुनासिक। निर माने बिना, बिना अनुनासिक मतलब जहाँ पर नाक का प्रयोग न हो वही है निरनुनासिक। जैसे आप, कौन, कहाँ, क्या, इधर, उधर, इसलिए ये है निरनुनासिक। निरनुनासिक मतलब बिना अनुनासिक। अगला अनुस्वार है, तो अनुस्वार को तो आप जान ही रहे हैं। अनुस्वार आपका यहाँ है, इसी को कहते हैं अयोगवाद। यह स्वतंत्र नहीं होता लेकिन साथ में जरूर होता है। स्वतंत्र नहीं होता, बिंदी से कोई शब्द नहीं प्रारंभ होता, यह किसी स्वर या व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। और वही हाल विसर्ग का है। विसर्ग भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता लेकिन व्यंजनों के साथ उसका प्रयोग होता है। जैसे कंठ शब्द है, तो कंठ में आपका अनुस्वार
लगा हुआ है, ऐसे ही दुख शब्द है तो दुख में विसर्ग लगा हुआ है। तो विसर्ग अनुस्वार, अनुनासिक और निरनुनासिक, ये चीज हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में भी, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अनुनासिक और अनुस्वार को यदि आप जानेंगे तो आपको वर्तनी में गलती करने की संभावना बहुत कम होगी। अनुस्वार हमेशा या प्रायः तत्सम प्रयोगों में होता है, शब्दों में होता है। अनुनासिक का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है, जैसे मैंने बताया कि दंत और दांत। बात समझ रहे हैं? मतलब जो बिंदी है अनुस्वार, इसका प्रयोग प्रायः तत्सम वर्णों में, शब्दों में होता है। शुद्ध संस्कृत, तत्सम माने तत्सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात जो संस्कृत के शब्द हूबहू हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं वही तत्सम है, और उसी से तत्भव, और उसी से जो उद्भव हुआ वह जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वही तत्भव है, जिसको आप शॉर्टकट में शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं ना। स्टार्ट में तत्भव तत्सम के बजाय बल्कि शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं, और कोई शब्द लिखेंगे तो कहेंगे ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। तो शुद्ध का मतलब तत्सम है, संस्कृत के समान है, और तत्भव उसी से जो बना है, उद्भव हुआ, वही तत्भव है। स्वरों के बारे में थोड़ा सा समय 2 मिनट का और लीजिए। स्वर के कितने भेद हुए? स्वर कितने प्रकार के हैं? ये आपके स्वर बटे हैं ना भाई, ऐसे थोड़ी ना कि अ और औ बराबर है दोनों, ऐसा थोड़ी ना, सब अलग अलग है ना। कौन कौन? मूल स्वर संयुक्त स्वर? अच्छा, मूल स्वर संयुक्त स्वर, तो इसमें कौन सा मूल है, कौन सा संयुक्त है? हाँ, वो आपकी बात थोड़ी सी हट करके है, बात सही है, लेकिन उसको इस प्रकार से समझते हैं कि स्वर 3 प्रकार के हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व कौन कौन से हैं? ये है ह्रस्व स्वर। दीर्घ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ऐसा इसको क्यों बांटा गया? भाई स्वर मूलतः स्वतंत्र होते हैं, मैंने बताया। तो इसको ह्रस्व और दीर्घ में बांटा क्यों गया? इसी को एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। जो ह्रस्व है यह एक मात्रिक स्वर है, और यह जो है द्विमात्रिक है, और आपका जो प्लुत है इसको त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। प्लुत का प्रयोग वैसे साधारणतः नहीं होता है। त्रिमात्रिक का मतलब 3 मात्राओं से युक्त, ऐसा कोई स्वर, कोई शब्द ऐसा बनता नहीं है। वैदिक काल में चलता था, वेदों में है, लेकिन साधारणतः प्रयोग में बहुत कम होता है। जैसे जिसमें बोलने से श्वास 3 मात्राओं के बराबर लगे। अ बोलिए, आ बोलिए, तो अ से ज्यादा श्वास लगा वो आ बोलने में, इसलिए वो 2 मात्रा के बराबर समय लिया।
और त्रिमात्रिक का मतलब और 3 मात्रा के बराबर अगर वो समय लेता है, श्वास लेता है, तो उसको त्रिमात्रिक बोलते हैं। जैसे ओम। अब ओम शब्द क्या है? अब इसीलिए इसको संकेत में क्या लिखते हैं? ऐसे लिखा जाता है, ओ 3 और मा, ऐसे लिखते हैं। तो 3 का मतलब 3 मात्राओं के बराबर। वैसे प्रयोग में प्लुत वेदों में तो मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर प्रयोग में नहीं है। केवल हर्ष और दीर्घ का ही प्रयोग होता है। इसको आप एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हर्ष क्या है, दीर्घ क्या है, और एक मात्रिक, 2 मात्रिक और 3 मात्रिक क्या है। हर्ष स्वर, वे स्वर मूल स्वर होते हैं और एक मात्रिक कहलाते हैं, जिसकी उत्पत्ति दूसरे के स्वर की सहायता से नहीं होती। इसको एक मात्रिक कहते हैं, और इसका जो है, इसकी उत्पत्ति दूसरे के स्वरों से नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसको एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व स्वर के मिलाने से मूल स्वर ह्रस्व को उसी के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर होता है। जैसे अ और अ मिलकर के आ बनता है, इसीलिए इसको द्विमात्रिक भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है, इसीलिए इसको द्विमात्रिक कहा जाता है। एक मात्रिक में बहुत अल्प समय लगता है। भाई अ बोलने में जो समय लगेगा, आ बोलने में ज्यादा समय लगेगा। तो कह रहे हैं कि जो समय एक मात्रा वाले वर्ण में होता है उसका दुगुना समय लगता है द्विमात्रिक शब्द बोलने वर्ण में। आ बोलने में, ई बोलने में, उ बोलने में अ, ई और उ से कम ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। अब तीसरा है त्रिमात्रिक स्वर। इस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। इसको प्लुत भी कहा जाता है। कहने का मतलब प्लुत स्वर बोलने में 3 गुना समय लगता है, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसका कोई चिन्ह नहीं है, केवल 3 के संकेत से यह वर्ड जो है लिखा जाता है, केवल 3 लिख दिया जाता है। जैसे ओम लिखा जाता है तो ओम में आपने देखा होगा, किताबों में भी लिखा होता है, तो 3 लिखा होता है। जैसे ये 3 का मतलब है कि अब ओ को आप ओ की तरह नहीं बोलेंगे जैसे ये बोलते हैं। अब इस ओ को क्या बोलेंगे? 3 मात्राओं का समय लगाइए उसमें, बात समझ रहे हैं? ओ को बोलने में ऐसे ओ नहीं बोलेगा, द्विमात्रिक वाला वो नहीं होगा, बल्कि यह ओ 3 मात्राओं का समय लेगा। तो ओम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिमात्रिक है, इसीलिए इसका कोई चिन्ह नहीं है, केवल 3 लगा करके इसका संकेत बताया जाता है। बात समझ में आ गई? अब एक आता है पंचमाक्षर। यह बड़ी महत्वपूर्ण थी। पंचमाक्षर, जैसा कि आप जानते हैं पंचमाक्षर कौन है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुद्धता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यही आपके पंचमाक्षर है। ये वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, 5 वर्णों को मिलकर के ये पंचमाक्षर बनता है। न,
या ड़ा ना और मा। आपने उच्चारण स्थान में देखा कि इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है और इसका प्रयोग आपको करना चाहिए, लेकिन अब तकनीकी या समय या ऐसे ही जल्दबाजी में लोग इसका प्रयोग कम करते हैं, सीधा आप बिंदी का प्रयोग करने लगे। सीधा अनुस्वार का प्रयोग हर जगह होता है, लेकिन सही ये है कि जिस वर्ग का अक्षर हो उसी वर्ग का पंचमाक्षर लगना चाहिए। जैसे आप दिनांक अगर लिख रहे हैं तो दिनांक को ऐसे लिखे तो ज़्यादा सही है, बजाय हम ऐसा न लिख करके ऐसा लिखते हैं और समय बचा लेते हैं। समय बचाना है तो क्या, शुद्धता की दृष्टि से प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अपने वर्ग के अक्षरों के आधार पर होना चाहिए। अनुस्वार का प्रयोग वहाँ नहीं ठीक है, लेकिन तकनीकी शब्दावली और वर्तनी निदेशालय ने भी अपना सुझाव दे दिया कि पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, तो अब ये चल रहा है। लेकिन पंचमाक्षर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपका न की जगह इसका भी प्रयोग होना चाहिए। जैसे आपका संजय शब्द है, अब इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिखना चाहिए संजय या धनंजय। तो जहाँ पर अब क्योंकि ज है तो ज वर्ग का मतलब अपने वर्ग का यहाँ आ जाएगा पंचमाक्षर। वही हाल अगले वर्ण का भी होगा, ड़ा का। अब आपका जैसे ये आपका शहर है, ये कस्बा आपका इंडस्ट्रियल एरिया संडीला, संडीला को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखा संडीला। रेलवे स्टेशन पर भी देखो ऐसे ही लिखा होगा। अब उसको आप बिंदी लगा करके अगर लिखते हैं, अब सही तो यह पंचमाक्षर ड है ना, तो ड का अपने वर्ग का पंचमाक्षर लेगा, तो ड ठ ड ढ ड़ा आना चाहिए और ड़ यहाँ पर आएगा, यही सही है। लेकिन अब अगर आप ऐसे लिखें इसको तो चलने को चल रहा है, लेकिन पंचमाक्षर होना ठीक है, पंचमाक्षर ही होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का अपने वर्ग में पंचमाक्षर बना हुआ है। अगर इस वर्ग का कोई अक्षर है तो न लगाइए, फिर या तो ञ लगाइए, ड़ा लगाइए, फिर न भी वैसे ही है। न का मतलब जैसे मान लीजिए दंत शब्द लिखना है तो आप दंत भी ऐसे लिखते हैं, और सही तो ये है कि ये दंत लिखा जाए। तथा तथा न तब वर्ग में न आता है, इसलिए अनुस्वार की जगह न का प्रयोग होना चाहिए, वही पंचमाक्षर का प्रयोग। लेकिन अब वही है कि सब हर जगह क्या होता है, हिंदी भी लिखते हैं तो लोग हिंदी बिंदी लगाने लगे हैं। हिंदी भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बाधा न नहीं लिखते, अब घ के ऊपर ही बिंदी लगने का चलन हो गया है। अब तो अनुस्वार से काम चला रहे हैं हर जगह, लेकिन सही ये है कि हर वर्ग का पंचमाक्षर ही प्रयोग किया जाए। लेकिन अब आप प्रयोग किया जाए या न किया जाए वो अलग महत्वपूर्ण है। पेपर में अगर आता है तत्सम और तद्भव बनाने के लिए, तो वहाँ पर आप पंचमाक्षर का ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर ही शुद्ध माना जाएगा। वहाँ पर तत्सम की दृष्टि से आप गलत कर देंगे अगर बिंदी वाला देख लिए। बात समझ रहे हैं? चलिए, इतना आपको और फिर समय मिलेगा तो फिर और व्याकरण में आप वर्तनी को जानिए। शुद्ध शुद्ध का लगभग 3-4 प्रश्न आ जाते हैं। अनुग्रहित सही है कि आशीर्वाद सही है कि मैथिक है, तो सारे होते ना। तो ये वर्तनी बहुत जरूरी है। इसमें ज़्यादा देखिए रूल के तहत जाएंगे तो रूल बहुत हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी लगभग कठिन शब्द हैं तो लगभग उनकी संख्या हमको लगता है 60, 70, 80 में समझ जाएंगे, जो लगभग यदा कदा पेपर में वैसे ही आते रहते। तो अगर 60-70 वर्तनी को आप सही कर लें जो पेपरों में आते रहते हैं, तो हमको लगता है कि गलत होने की संभावना कम है। बात समझ रहे? ऐसे तो वर्तनी तो बहुत है, कितने भी शुद्ध आप देखें नियम के तहत चलेंगे, समास, संधि, हलंत, चंद्र बिंदु, अनुस्वार, पंचमाक्षर सबके आधार पर देखना पड़ेगा।
तो बहुत लंबा चलेगा। अगर इसके लिए ये करें कि हम कठिन कठिन ऐसे कुछ शब्द को ढूंढ करके इकट्ठा करके लगभग 60, 70, 80 शब्द ऐसे बना लें और उसी को हम देख लें कि यही कठिन वाले हैं, इसको शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, तो आपकी गलती करने का भाई कवियत्री शब्द तो लगभग पेपरों में आता रहता है। अब अगर आप उसके लिए नियम पढ़ने जाएंगे कि क्या रूल कहता है, क्या नियम कहता है, क्या मतलब है, आप ये जान जाओ कवियत्री लिखा कैसे जाता है, बस बात खत्म। अनुग्रहित में लोग गलती करते हैं, आशीर्वाद में लोग गलती करते हैं, समझ में आया? तो कहने का मतलब ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको इकट्ठा कर लिया जाए और इकट्ठा कर करके आप एक नोट्स में बना लीजिए 60, 70, 80 शब्दों का, बस उसी में आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। चलिए ठीक है।